हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी जैसे जान रहे हैं कि हम जो है टर्म 2 के लिए ये चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पहला लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन आप सभी को बता दिया है। इसका हम सेकंड लेक्चर लेते हैं। हमने कवर किया था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आपको समझ में आ चुका, बार्टर सिस्टम आपको समझ में आ चुका, आपने ये भी जान चुके कि मनी जो है वो एक्सचेंज ऑफ मीडियम के जैसे यूज होता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आप ये सभी चीजों को सीख चुके हैं। अब देखिए, अगर हम इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मनी जो है वो बहुत ही एक क्रूशियल इंटरमीडिएट के जैसे बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को। एलिमिनेट कैसे कर रहा है, मतलब कि जहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती थी, जहां पे बार्टर सिस्टम चलाई जाती थी, जहां पे दो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, अब ये उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ क्या हुआ कि मनी जो है एक्सचेंज ऑफ मीडियम एक बन गया बहुत अच्छे तरीके से। जैसे इसमें क्या होता है, जो बायर होता है, जैसे मान लीजिए किसी को जूते खरीदने हैं और उसको जो है उसको एक्सचेंज करके खरीदने हैं, तो पता नहीं वो जूते कब पहन पाएगा, शायद बुढ़ापे में पहन पाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर उसके पास कोई मनी है, मनी जैसी कोई चीज है, तो वो सीधे सीधे जा करके मार्केट में मनी दे देगा और वहां से वो परचेस करके जो कमोडिटी वो खरीदना चाहता है उसे वो ला सकता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक इंटरमीडियम प्रोसेस के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसे एक्सचेंज ऑफ मीडियम कहते हैं। अब यहां पे देखिए, दो क्वेश्चन है आपके लिए जो होमवर्क के जैसे हैं कि हाउ डज यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग। इसके लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसे मैं पिंक कर दूंगा यहां पे, ओके, डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा और आपके कमेंट सेक्शन में भी कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है यहां पे क्या है कि can you think of some example of goods services being exchanged or wages being paid through barter। क्या आप किसी ऐसे चीजों का एग्जांपल दे सकते हो जो बार्टर सिस्टम से। अब देखिए यहां पे दोस्तों कि आपको पता है कि जो बच्चे गांव पे रहते हैं वहां पे कई बार आइसक्रीम वाला आता है या फेरी वाला आता है, तो वहां पे क्या करते हैं लोग, या तो चावल देकर के चीजों को खरीद लेते हैं, या तो अपने पुराने जो घर में जो उनके ममा के या किसी और के जो बाल पड़े हुए होते हैं उनको वो देकर के एक्सचेंज करके परचेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, वो बार्टर सिस्टम आज भी चल रहा है किसी हद तक, है ना। लेकिन उसमें क्या है, ऐसी कोई बंदिशें नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड करता है सामने वाला, बेचने वाला जो है, कि आप मुझे चावल दो या तो फिर आप मुझे बाल दो, तो मैं आपसे एक्सचेंज कर लूंगा। सिटीज में ये चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन विलेज एरिया में आप ये सभी चीजें देख सकते हो। अब उसके बाद देखिए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर आप बात करते हैं तो ओल्डन एज में क्या होता था, लगभग 2500 ईयर्स एगो की अगर आप बात करो आज से, तो वहां पे इस तरीके से कुछ कॉइन्स, पंच मार कॉइन चलाए जाते थे। जो राजा के कॉइन्स हुआ करते थे, जो रईस लोग थे, उनके लिए ये कॉइन्स को बनाया गया था। जब तक बार्टर सिस्टम था तब तक तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये कॉइन आने लगा मार्केट में, तब से धीरे धीरे करके ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज साबित होता जा रहा था। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि अब ये कॉइन मान लीजिए कि अकबर ने चला दिया, अब ये कॉइन, ये वाली कॉइन जो है मान लीजिए औरंगजेब ने चला दिया। अब दोनों अगर उस कॉइन को लेके कोई औरंगजेब के टाइम पे चला जाए और बोले कि अब भैया आप हमें साबुन दे दो, तो क्या वो खरीद पाएगा? तो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि ये कॉइन इसके दरबार में नहीं चलेगी और ये कॉइन इसके दरबार में नहीं चलेगी। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थोड़ा डिफिकल्ट भरा रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म पे फाइनली जो है हम करेंसी, जो रुपीज हैं, जो मनी है, आप उसको आप बता सकते हो कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक अच्छा सोर्स साबित होता है। ओके, तो इसीलिए हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मनी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको क्लियर भी हो चुका होगा। अब यहां पे देखिए क्या है, जैसे आप कुछ एग्जांपल्स जैसे देख लो, जैसे इंडियन यूज ग्रेन एंड कैटल्स एज मनी। पहले टाइम पे लोग क्या करते थे भारत में कि वो कैटल्स का इस्तेमाल करते थे, कुछ ग्रेन्स का, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि चावल दे करके वो कोई सामान खरीदते थे या खरीदते हैं। तो पहले ऐसा होता था, पहले तो कैटल्स, अब आपके पास जैसे किसी के पास कोई जानवर है, मान के चलिए किसी के पास कोई बकरी है, अब उसने क्या किया, बकरी दे दिया और उसके बदले में उसने क्या किया, एक सोफा खरीद लिया अपने लिए। तो इस तरीके का प्रोसेस भी पहले के टाइम में आपको देखने को मिलता था।
अब वहां पे एक्चुअली क्या था ना दोस्तों, वो जो कॉइन जो चलाते थे उस टाइम पे जो राजा महाराजा लोग, वो सब मेटेलिक कॉइन्स हुआ करते थे। तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर कॉइन्स हो गया, तो एक फेस चला उनका जिसमें ये मेटेलिक कॉइन्स चलते थे। तो लोग भी बड़े चालाक है ना, फिर लोगों ने क्या किया मालूम, जब धीरे धीरे ये कॉइन्स हटते जा रहे थे तो उन कॉइन्स को रखा इन्होंने, उसमें से गोल्ड निकाल लिया। अब गोल्ड का प्राइस तो आपको पता है क्या होता है, सिल्वर को निकाल लिया आपको पता है ना, सिल्वर कॉइन्स आज के डेट में चेंज हो चुके हैं। क्यों चेंज हुए भाई, उसमें से सिल्वर को वो लोग निकाल लेते थे, उसको मेल्ट करा करके उसमें से गोल्ड निकाल लेते थे, कॉपर निकाल लेते थे, और उसको ले जा करके वो हाई प्राइसेस पे, मान के चलो कि 1 रुपए का कोई कॉइन है, उसमें उसने कॉपर कॉइन है मान के चलो, अब उसमें से वो कॉपर निकालेगा, मार्केट में जाके उसको बेच देगा 100 रुपए में, तो वो 1 रुपए से 100 रुपए कमा लेता था। तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट लॉस होती थी इससे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधे सीधे करके उस 1 रुपए के कॉइन की जो उसकी जो क्रेडिट वैल्यू थी उसको उसने गिरा दिया। क्रेडिट वैल्यू मतलब वो 1 रुपए की जो कॉइन थी वो 100 रुपए के बराबर मार्केट में बिक रही थी। ओके, तो ये इसकी क्रेडिट हो गई 100 रुपए के बराबर की, तो इसको गवर्नमेंट ने गिरा दिया, है ना, इस क्रेडिट वैल्यू को उसने गिरा दिया, और 1 रुपए की कॉइन जो है वो लगभग 1 रुपए में ही अब बिकने लगी। अब उसको लोग मेल्ट करना बंद कर दिए, है ना, उसमें से मेटल गवर्नमेंट ने हटा दिया पूरी तरीके से। तो ये एक कुछ चीजें आपको यहां पे समझने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या लेके आया, तो गवर्नमेंट ने लेके आया भाई करेंसी। करेंसी में देखिए ये क्या होती है ना दोस्तों, करेंसी एक पेपर करेंसी है, आप देख सकते हो, या कॉइन के फॉर्म पे होती है, ये पेपर नोट्स या कॉइन के फॉर्म पे है जो कि गोल्ड के जैसे नहीं होती, है ना। मॉडर्न करेंसी को आपको पता ही है ये कैसा होता है, किसी भी प्रीसियस मेटल गोल्ड सिल्वर कॉपर जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर लोग इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिए कि हाँ भाई इतने कॉइन को या इतने पेपर मनी को हम लोग लेंगे और इतना इसका वैल्यू होगा, लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया इसको, ये सबसे बड़ा सवाल यहां उठता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कंट्री में एक रेगुलेटरी बॉडी है, 1934 में सबसे पहले उसको बनाया गया था, उस रेगुलेटरी बॉडी को, जिसको कहा जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों बनाया गया था सर, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल रही थी, अमेरिका में सबसे पहले आई थी, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी वहां पे, है ना, मतलब कि आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो हिंदी में उसको, आर्थिक संकट आ गई थी। ओके, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, मनी को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1934 में। 1934 में बनाया गया और इसको 1949 में इसको जो है नेशनलाइजेशन कर लिया गया, यानी इंडियन गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया गया। अब इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से उसके बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे कंट्री की जो सभी बैंकों का बैंक है, यानी फादर ऑफ बैंक्स है, वो क्या करता है, एक रेगुलेटरी बॉडी के जैसे बिहेव करता है, और उसने कई सारे बैंकिंग पॉलिसीज अपनाए हैं, और वही जो है सारे नोट को छाप के लोगों तक पहुंचाता है। तो यहां पे उन लोगों को मानना क्यों पड़ता है कि हम इसी करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसके बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। हमारे कंट्री की जो रूल बुक है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हो, उसमें बताया गया है कि आप आरबीआई जो नोट छापेगी आपको उसे मानना पड़ेगा, और भारत में या इंडिया में कहें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उस नोट को या उस करेंसी को लेने से मना करे। अदरवाइज उसको जो है यहां पे किसी भी तरीके का उसको क्या सुनाई देगा, उसको सजा हो सकती है पुलिस के थ्रू, ओके, या कोर्ट के थ्रू जो है उसको सजा सुनाई जा सकती है। तो इसलिए रुपीस को एक्सेप्ट करना सबके लिए कंपलसरी है। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या है कि ये रुपीस जो है अगर आरबीआई छाप रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्यों ना वो 2-2 हजार के नोट छाप के सबको बांट देती। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर आरबीआई ने नोट छापा तो वो किस बेसिस पे नोट छापेगी, ऐसा नहीं कि अचानक सुबह उठी, चलो भाई आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नोट छाप लेते हैं 2-2 हजार के, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई में जब गोल्ड जमा करती है, तो जितने अमाउंट का गोल्ड जमा करेगी उतने नोट आरबीआई छाप देती है दोस्तों, ओके, और वही नोट जो है मार्केट में बैंकों के थ्रू सर्कुलेट कर लिए जाते हैं, ओके, एटीएम्स के थ्रू, बैंकों के थ्रू सर्कुलेट कर लिए जाते हैं, जिसे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते हो। अब उस करेंसी को आप लेके जाओगे हमारे कंट्री में कहीं भी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन दूसरे कंट्री में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज अलग होगा। जैसे अमेरिका आप जाते हैं तो वहां पे डॉलर है, इंडिया में रुपीज है,
ओके, चाइना जाते हैं तो येन है वहां पे, तो इस तरीके से आप इंग्लैंड जाते हैं तो पॉन्ड है वहां पे। तो हर जगह में मीडियम ऑफ एक्सचेंज अलग अलग होती है, हर कंट्री के पास एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो अपने हिसाब से वहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको सोर्स प्रोवाइड करती है। तो होपफुली यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डिपॉजिट विद बैंक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।